ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹144 a shopkeeper loses 28%. What would be selling price for bringing down the loss to 14%? एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 28% की हानि होती है, तो हानि को कम करके 14% तक लाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए पहले 28% का लॉस हो रहा था, इसको घटा के 14% पे लाना है ना। तो क्या होगा, देखिए 144 रुपये में जब बेचता है तो 28% की हानि हो रही है। 28 100 में से 28 माइनस कर देंगे, मतलब ये 72% के इक्वल होगा। 72% के इक्वल, तो कह रहा है कितने में सेल करें कि अब जो लॉस है वो घट के कितना रह जाए, 14%। कितना रह जाए, 14%। तो 100 में से 14 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 86% की वैल्यू चाहिए। डिवाइड कर देंगे तो 72 से जस्ट 2 टाइम्स है, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 172 रुपीज़। मतलब उसको कितने में हमें सेल करना होगा, 172 रुपीज़ में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। भाई देखिए 144 में जब सेल कर रहा था तो उसको 28% का लॉस हो रहा था। 28% लॉस का मतलब क्या हुआ, 28% लॉस का मतलब ये हुआ कि उसको 72% में सेल किया जा रहा था। कितने में सेल किया जा रहा था, 2800 में से 28 माइनस कर देंगे तो 72% में। अब कह रहा है लॉस को इसको कितने में बेचा जाए कि लॉस जो है अभी 28% का हो रहा था वो 14% पे आ जाए। तो 14% लॉस पे बेचने का मतलब है कि उसको 86% पे बेचना है। तो 86 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 172 आ गया। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। 12 sticks each of length 1 unit are used to form a right angled triangle. The area of the triangle is 12 छड़ियाँ जिनमें प्रत्येक की लंबाई 1 इकाई है से एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 12 छड़ियाँ हैं जिनमें से प्रत्येक की जो लंबाई है वो 1 यूनिट है। एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, कैसे समकोण त्रिभुज बन सकता है, देखिए 3 + 4 + 5 कितना होता है, 12 होता है। 12 स्टिक्स हो गई। 12 स्टिक को अगर हम सेट करने की बात करें तो ये इसी तरीके से सेट हो पाएंगी, 3 4 और 5। मतलब एक जो ट्रायंगल की साइड बनेगी उसमें 3 स्टिक्स यूज करेंगे, एक में 4 एक में 5, तभी 12 स्टिक्स कंप्लीट होंगी और ये ट्रायंगल बन पाएगा, 3 साइड्स बन पाएंगे। मतलब उसकी एक साइड क्या है 3, एक साइड क्या है 4, एक साइड क्या है 5। तो यहाँ देखिए क्या होता है, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है कि नहीं। और ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि त्रिभुज कैसा होगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल होगा। कैसा होगा, राइट एंगल्ड समकोण त्रिभुज होगा। क्यों, क्योंकि इन दो साइड्स का स्क्वायर का सम बड़ी वाली साइड जो है उसके स्क्वायर के इक्वल है। और ये कंडीशन किसकी होती है, समकोण त्रिभुज की। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज। इस तरीके से ये समकोण त्रिभुज, ये 3, ये 4, ये 5, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 और इसका स्क्वायर 25 होता है। अब बात समझ में आई कि क्या सिचुएशन बन रही है। तो ये चीज़ भी सेटिस्फाई और ये चीज़ भी सेटिस्फाई और इसके द्वारा हम यहाँ पर आ गए। तो कह रहे हैं इसका एरिया क्या होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है बच्चों वो क्या होता है, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इसका क्या है 3, हाइट क्या है 4, कितना हो गया 3 4 जा 12/2 दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर या 6 स्क्वायर यूनिट। 6 स्क्वायर यूनिट कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों क्या आ जाएगा, 6 वर्ग इकाई, 6 यूनिट स्क्वायर। तो ये था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बस हमें 12 स्टिक्स को क्या करना था, सेट करना था। ऐसे सेट करना था कि ट्रायंगल बन जाए। तो कैसे सेट होगा, 3 + 4 + 5 तभी 12 होगा। ठीक है, और किसी तरीके से आप इसको नहीं सेट कर पाएंगे। और जब हमने ये जान लिया कि एक साइड 3 है, एक 4 है, एक 5 है, तो हमने देखा कि इसका स्क्वायर इसके सबसे बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के
इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के जस्ट इक्वल आ रहा है। तो ये कंडीशन किसकी होती है? राइट एंगल ट्रायंगल की, मतलब समकोण त्रिभुज की। तो हमने ये पता लगा लिया कि यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा त्रिभुज बनेगा? इन 12 स्टिक से राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा वो बच्चों कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। A book has been co-authored by X and Y. The prices of the book in India and abroad are rupees 800 and rupees 1000 respectively. The royalties earned on sale in India and abroad are 10% and 16% respectively. The royalty amount is distributed among X and Y in the ratio 5:3. The given bar graph presents the number of copies of the book sold in India and abroad during 2012 to 2016. एक पुस्तक का सहलेखन X और Y द्वारा किया गया है। भारत में और विदेश में पुस्तक का मूल्य क्रमशः 800 और 1000 रुपये। भारत में और विदेश में बिक्री पर अर्जित शुल्क क्रमशः 10% और 16% है। तो इसकी धनराशि को X और Y के बीच 5 और 3 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तो ये दिया है, ठीक है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन क्या बनाया गया है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पेड टू ऑथर्स ड्यूरिंग द ईयर्स 2012, 2013 एंड 2016। 2012 में देखना है, 2013 एंड 2016। 2012 में देखो जरा क्या है, ये कितना है? 2.5 है। 2.5 हो गया, हुआ 2.5। 2013 में देखिए कितना है? 3 हो गया। 2016 में बच्चों कितना है? 4 है, +4 हो गया। अब ये सारा का सारा डेटा किस में दिया है? 100 में। तो इनटू क्या कर दिया? 100। और अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए जो रॉयल्टी दिया था वो कितना दिया था? 800 दिया था। कितना दिया था? 800। और यहाँ पर इसको कितना मिलना है? 10%, 10/100। क्लियर? इसके बाद बात करें हम लोग बी की, तो बी में क्या आ जाएगा? 2012 में कितना है? ये 4 है। 2013 में ये कितना है? 5 है। 4 + 5 प्लस 16 में कितना है? 6 इंटू 100। बट यहाँ पर रॉयल्टी की वैल्यू क्या है? 1000। और यहाँ पर परसेंटेज कितना है? 16/100। अब इन दोनों को ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 7 7 2 9 9.5 इंटू ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 8000 आ गया। प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 5 9 9 6 15 आ जाएगा। और ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा? 16000। कितना हो जाएगा? 16000। तो ये 8 9 जा 72 एंड 5 76,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 76,000 प्लस ये हो जाएगा आपका 16 × 15 2,40,000। 2,40,000 इतना आ गया। अब दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 3,16,000। 3,16,000। क्लियर है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 3,16,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बात समझ में? देखिए पहले हमने क्या किया है? पहले हमने ए की बात करी है 2012, 2013 और 2016 में। तो 2012 में कितना है? 2.5। 2013 में कितना है? 3। 2016 में कितना है? 4। सभी को ऐड कर दिया। सभी डेटा 100 के मल्टीपल्स में चल रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 100। और यहाँ पर ए के लिए जो रॉयल्टी वैल्यू थी वो 800 थी, बट वहाँ पे मिलना था 10%, तो 10/100 कर दिया। अब इसके बाद हमने बी की बात करी, तो बी 2012 में कितना है? 4, 13 में कितना है? 5, और यहाँ पर कितना है? 6 इंटू 100 कर दिया। और यहाँ पर रॉयल्टी वैल्यू क्या थी? 1000, बट यहाँ पर 16% मिलना था तो इंटू 16/100 कर दिया। फिर इन दोनों का सम करना था तो इसको सॉल्व किया तो इतना आ गया, इसको सॉल्व किया तो इतना आ गया, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 3,16,000। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 3,16,000 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के।
What is the total number of copies of the book sold in India during 2012 to 2015? है ना, तो 2012 से 2015 के दौरान भारत में बेची गई पुस्तकों की प्रतियों की कुल संख्या कितनी है? तो 2012 में देखिए यहाँ पर कितना है, 2.5 है, यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर कितना है 3.5 है, और यहाँ पर कितना है 5 है ना। और सभी डेटा 100 के मल्टीपल्स में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 2.5 और 3.5, 6, 16, 9, 9, 5, 15, कितना हो गया 15 इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 3, 8 और 6 14 हो जाएगा, ये सॉरी 14 है ना। 14 इंटू 100 करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 1400। और 1400 आप देखिए किस जगह पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 1400 कैसे किया गया देखिए, यहाँ पर कितना था 2012 में 2.5 था, 2013 में ये कितना था 3 था, 2014 में कितना था 3.5 था, 15 में कितना था 5 था। बस हमें 2012 से 2015 तक लेना था, तो इन सबको ऐड कर दिया और सभी डेटा 100 के मल्टीपल्स में चल रहे थे, तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से 14 इन सब का सम क्या आ जाएगा 1400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 1400। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ a to the power 1/3 plus b to the power 1/3 plus c to the power 1/3 equal 0, then a plus b plus c to the power 6 is equal to। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए a to the power क्या गिवन है 1/3 प्लस b टू दी पावर क्या है 1/3 प्लस सी टू दी पावर क्या है 1/3 इक्वल क्या है बच्चों 0। अगर यहाँ पर पावर्स में है और सम इनका 0 दिया गया तो इंडिविजुअली ये क्या रहे होंगे 0 रहे होंगे। या एक काम करते हैं, इनको ऐसे लेट कर लेते हैं कि a टू दी पावर 1/3 इक्वल क्या है p, ऐसे लेट कर लो है ना। a टू दी पावर 1/3 इक्वल p है, तो इससे a इक्वल क्या आ जाएगा p क्यूब आ जाएगा। इसी तरीके से b टू दी पावर 1/3 इक्वल क्या मान लेते हैं q, तो इससे b की वैल्यू क्या आ जाएगी q का क्यूब। c की पावर 1/3 इसको r लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से बच्चों c की वैल्यू क्या आ जाएगी r क्यूब। तो हमें a b और c की वैल्यू पता चल गई ना। अब हमसे पूछा है a प्लस बी प्लस c की पावर 6, तो a प्लस बी प्लस सी की पावर 6 क्या है a प्लस बी प्लस सी की पावर 6। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का क्यूब और इस पूरे का स्क्वायर। लिख पाएंगे भाई a प्लस बी प्लस सी की पावर 6 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का क्यूब और उस पूरे का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए a की जगह हम लोग क्या वैल्यू रख सकते हैं p क्यूब प्लस इसकी क्या रख सकते हैं q क्यूब और इसकी जगह वैल्यू क्या रख सकते हैं r क्यूब, है ना। और इस पूरे की पावर 3 और होल पावर 2 आ गया, है ना बच्चों। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल क्या होता है 3abc होता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc होता है, लेकिन कब, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या होगा 0, व्हेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या होगा 0 होगा। क्या होगा बच्चों 0 होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 दिया था। इसका सीधा सा मतलब है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल क्या होगा, ये कंडीशन फुलफिल करा दो। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 दिया है, इसका मतलब इन सब का क्यूब ये हो जाएगा a क्यूब मतलब a
ए की पावर 1/3 उसका क्यूब करोगे तो ए आ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या हो जाएगा 3abc, और यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी अब इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब करने पर ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा क्यूब करने पर a प्लस बी प्लस सी का क्यूब करेंगे तो कितना बन जाएगा 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है ना 27। और जब ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 27 में ये 3 ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं, तो 27 बाई क्या कर देंगे 3, मतलब हर एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, तो ये आ जाएगा 9 का क्यूब। और इधर वैल्यू जो आ रही थी इससे भाई इधर 3 से हमने डिवाइड कर दिया तो इधर क्या बचेगा ए बी सी, तो 9 का क्यूब इंटू ए बी सी आ जाएगा ए बी सी, और 9 का क्यूब क्या होता है बच्चों 729 ए बी सी। तो इस तरीके से 729 ए बी सी आंसर आएगा, और 729 ए बी सी कहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 729 ए बी सी। ठीक है ना बच्चों, तो किस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है वो आपने देखा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ₹10,000 has to be distributed among 3 craftsmen, 5 helpers and 6 laborers such that each helper receive the amount twice as much as labor receives and each craftsman receive the amount thrice as much as laborer receive. What is the amount received by the 3 craftsmen? 10,000 रुपये को 3 कारीगरों, 5 सहायकों और 6 श्रमिकों में इस प्रकार वितरित किया जाना है कि प्रत्येक सहायक को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से 2 गुनी धनराशि प्राप्त हो, और प्रत्येक कारीगर को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से 3 गुनी धनराशि प्राप्त हो। तो तीनों कारीगरों द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी है। चलिए देखिए 3 कारीगर हैं, 3 क्या है कारीगर क्राफ्ट्समैन 3 कारीगर है ना। 5 हेल्पर हैं, 5 क्या है सहायक हेल्पर, और 6 क्या है श्रमिक लेबर, 6 क्या है लेबर। अब देखिए कंडीशन क्या लगाई गई है, कह रहे हैं प्रत्येक सहायक को एक श्रमिक से प्राप्त होने वाली धनराशि से 2 गुनी, अगर लेबर को मिलता है x तो हेल्पर को मिलता है 2x, हो गया 2 गुना, और प्रत्येक कारीगर को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से 3 गुनी, लेबर को x मिलता है तो क्राफ्ट्समैन को कितना मिलेगा 3x, ये हो गया। मतलब कारीगर को मिलता है 3x तो हेल्पर को मिलेगा 2x तो लेबर को मिलेगा x, ये हो गया। और प्रत्येक कारीगर को एक श्रमिक की प्राप्त 3 गुनी धनराशि प्राप्त होती है। अब देखो 3 कारीगर थे और एक को मिल रहा है 3x, तो कारीगर का टोटल पैसा कितना बना 3 इंटू 3x ये बना, प्लस 5 हेल्पर थे, हर एक को कितना मिल रहा है 2x, तो 5 इंटू क्या हो गया 2x, और 6 लेबर है तो ये हो गया 6x, और ये सब मिलाकर कितना है बच्चों 10,000, कितना है 10,000 रुपये। तो ये हो गया आपका 9x प्लस 5 2 10x प्लस 6x की वैल्यू क्या आ गई 10,000, हो गया। 9 10 19 6 25x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25x की वैल्यू आ गई 10,000, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 चौको 100 400, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 400, और x की वैल्यू 400 है तो कह रहा है तीनों कारीगरों द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी होगी। अब एक कारीगर को कितना मिल रहा है, देखिए एक क्राफ्टमैन को कितना मिल रहा है, 1 क्राफ्टमैन को मिल रहा है 1 क्राफ्टमैन को कितना मिल रहा है बच्चों 3x, मतलब क्या हो गया 3 इंटू 400 कितना हो गया 1200। एक कारीगर को कितना मिल रहा है 1200, एक कारीगर को मिल रहा है बच्चों 1200, तो 3 कारीगरों को टोटल कितना मिलेगा, देन 3 क्राफ्ट्समैन को कितना मिलेगा टोटल, 3 क्राफ्ट्समैन को टोटल कितना मिल जाएगा 1200 इंटू 3, 1200 इंटू 3 मीन्स कितना हो गया 3600,
3600 कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 3600। बात समझ में, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सिस्टमेटिक हमने सॉल्व किया। देखिए 3 कारीगर थे, 5 हेल्पर थे, 6 लेबर थे, और जैसा कि कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है कि हर हेल्पर को लेबर से 2 गुना पैसा मिलता है, तो हमने लेट कर लिया कि लेबर को कितना मिलता है x, तो हेल्पर को कितना मिलेगा 2x। फिर आगे कंडीशन दी गई थी कि जो कारीगर है उसको लेबर से 3 गुना मिलता है, तो अगर लेबर को x मिलता है तो कारीगर को 3x मिलेगा। अब एक कारीगर को मिल रहा है 3x, एक हेल्पर को मिल रहा है 2x, एक लेबर को मिल रहा है x, तो 3 कारीगर हैं तो टोटल पैसा कितना जाएगा 3 इंटू 3x। 5 हेल्पर हैं तो हर हेल्पर को 2x, तो 5 इंटू 2x। 6 लेबर हैं, हर लेबर को x, तो ये 6x। अगर ये सब हम ऐड कर दें तो कितने के बराबर होगा, 10,000 रुपये के। सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई 400। तो एक क्राफ्टमैन की जो मजदूरी है वो कितनी है 3x है, तो 3 इंटू 400 मतलब 1200। मतलब एक कारीगर को कितना मिलता है 1200 रुपये। तो 3 कारीगरों को कुल मिलाकर कितना पैसा मिलेगा, 1200 इंटू 3 कर देंगे 3600 रुपये। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। It is given that the area of a triangle is A. The values of its perimeter in radius, circumradius and the average of the lengths of the medians are respectively P, R, capital R and D. The ratio of A and P is equal to, दिया गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल A है, इसकी परिमिति, अंतःत्रिज्या, परित्रिज्या और मध्यिकाओं की औसत लंबाई पी आर आर और डी है, तो ए और पी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखो बच्चों क्या गिवन है, कह रहा है कि जो ट्रायंगल है उसका एरिया कितना है, ट्रायंगल का एरिया है, एरिया ये कितना गिवन है ए, एरिया है ए। द वैल्यूज ऑफ इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है आपका P, पेरीमीटर है P, पेरीमीटर क्या है P, पेरीमीटर है P, ठीक है। इन रेडियस क्या है, इन रेडियस अंतःत्रिज्या, इन रेडियस है आपका स्मॉल r एंड सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस क्या है, सर्कम रेडियस है कैपिटल R, ठीक है ना। एंड मीडियंस, और मीडियन की जो लेंथ है वो D है। मीडियन की लेंथ क्या है बच्चों D, मीडियन की लेंथ है D, क्लियर है। तो कह रहे हैं A रेशियो P क्या होगा, A रेशियो P। देखिए जो इन रेडियस होती है स्मॉल r इक्वल होता है A अपॉन S। यहाँ पर S क्या होता है, S होता है हाफ पेरीमीटर, इसको क्या बोलते हैं हाफ पेरीमीटर, क्या बोलते हैं हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर अर्ध परिमाप, है ना। मीन्स अगर हम बात करें तो यहाँ से 2S की वैल्यू क्या होगी P के इक्वल। तो एक काम करते हैं, इसमें हम 2 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका, जहाँ पर S लिखा है वहाँ पर हम P/2 लिख सकते हैं, या एक काम ये भी कर सकते हैं R इक्वल 2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2A अपॉन 2S, 2A अपॉन 2S, और जहाँ पर 2S लिखा है यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं पेरीमीटर P। तो ये हो जाएगा आपका R इक्वल आ गया 2A अपॉन 2S, यहाँ पर कर ले रहे हैं। इसके बाद R इक्वल 2A अपॉन 2S, 2A अपॉन 2S, यहाँ पर 2S की जगह वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं P, तो R इक्वल क्या हो जाएगा 2A अपॉन P। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है A और P का रेशियो क्या होगा, A और P का रेशियो जो बताना है, तो ये A अपॉन P अगर हम इसको यहाँ पर बचा लेते हैं तो A अपॉन P इक्वल हो जाएगा आपका R/2 मीन्स R रेशियो 2, इस तरीके से। तो इस तरीके से देखा आपने कि जो A और P का
रेशियो पूछा गया था बच्चों वो क्या आ रहा है R/2 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बच्चों समझ में आया क्या दिया था क्वेश्चन में? देखिए फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एरिया हमारा क्या था कैपिटल ए, पेरीमीटर क्या था स्मॉल p, इन रेडियस क्या था r, सर्कम रेडियस क्या था r, मीडियन क्या था d। एक चीज होती है जो इन रेडियस होती है, इन रेडियस मीन्स स्मॉल r इक्वल होता है a/s वेयर s इज हाफ पेरीमीटर। s को क्या बोलते हैं अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। तो जब s अर्ध परिमाप होता है तो अगर हम इसको 2 टाइम्स कर दें तो 2s इक्वल परिमाप के बराबर हो गया, 2s इक्वल क्या हो जाएगा p। अब एक काम करते हैं यहाँ पर हमें 2s बनाना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर और नीचे हमने 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो r इक्वल 2a/2s हो जाएगा। और जहाँ पर 2s लिखा है यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं p, तो इससे a/p की वैल्यू क्या आ जाएगी r/2 मीन्स R/2 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का ये आंसर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। A borrows a sum of rupees 2000 from his friend B on 31st December 2011 on the condition that he will return the same after 1 year with simple interest at 8% per annum. However, gets into a position of returning the money on 1st July 2012. How much amount he has to return to B? कह रहा है कि 2000 रुपये इस शर्त पर उधार लिए गए 31 दिसंबर को कि वो 1 साल के बाद पैसा 8% वार्षिक ब्याज की दर से लौटा दिया जाएगा, लेकिन एक्चुअली में रिटर्न कर दिया गया है 1 जुलाई 2012 को। देखिए 1 जुलाई 2012 की अगर बात करें उधर 31 दिसंबर हो चुका है तो जनवरी पूरा बचेगा। और जनवरी में कितने डेज होते हैं बच्चों 31 डेज। जनवरी में 31 डेज हो गए, ये जनवरी में हो गए। और 2012 का मतलब हो गया कि जो फेब होगी वो लीप ईयर की होगी, लीप ईयर में 29 होते हैं तो 29 ये फेब हो गया ना। फिर बात करते हैं मार्च, मार्च में 31 डेज होते हैं तो ये मार्च हो गया, हुआ ये मार्च हो गया। बात करते हैं अप्रैल, अप्रैल में 30 डेज हो गए, अप्रैल है ना। फिर मई 31 ये मई हो गया। फिर जून मीन्स 30 हो गया, ये जून हो गया। और इसके बाद बचता है जुलाई, जुलाई में 31 डेज ये हो गए, ये जुलाई में। तो टोटल डेज अगर हम इस तरीके से यहाँ पर देखें तो टोटल डेज कितने आ गए, टोटल डेज जो आएंगे वो बच्चों क्या आ जाएंगे, टोटल डेज आ जाएंगे 1 9 10 10 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 एंड 1 कितना हो गया 2 182 डेज आ गए। कितने आ गए 182 डेज। मीन्स हमें 182 डेज का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एस आई इक्वल क्या होता है, एस आई इक्वल होता है पी आर टी अपॉन 100। प्रिंसिपल बच्चों हमारा कितना है, प्रिंसिपल है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8%, टाइम कितना है 182 अपॉन 365 इंटू 100 है ना। इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से तो ये सॉल्व करने पे अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 2888 अप्रॉक्स ये आ जाएगा 80 रुपीज़। अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 80 रुपीज़, अप्रॉक्स 80 रुपीज़ आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80 रुपीज़। मीन्स जो रिटर्न करना पड़ेगा वो हमें 2000 रुपीज़ के साथ साथ 80 रुपीज़ इंटरेस्ट का रिटर्न करना पड़ेगा। मीन्स 2000 प्लस 80 मीन्स 2080 रुपीज़ रिटर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 2080 जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 2080 रुपीज़ होगा। कितना 2080 रुपीज़। कैसे निकाला देखिए 2012 ईयर कौन सा है 2012 है। 2012 में हम अगर बात करें तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, फेब लीप ईयर बन जाएगा तो 29 डेज हो गए। और यहाँ पर कितना हो जाएगा मार्च में 31 डेज, अप्रैल में 30 डेज, मई में 31, जून में 30 डेज और जुलाई में 31 डेज। टोटल डेज कितने हो गए 182। तो अब एस आई इक्वल पी आर टी होता है तो एस आई इक्वल पी आर टी का फार्मूला लगा दिया। तो P की वैल्यू है 2000, R की वैल्यू है 8,
रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, नंबर ऑफ डेज कितने आ रहे हैं 182, तो 182/365 कर दिया, इंटू 100 सॉल्व किया तो अप्रॉक्स 80 रुपीज़ आ गया। इट मीन्स जो हमें पैसा वापस करना पड़ेगा, जो अमाउंट बनेगा वो क्या बन जाएगा 2080 रुपीज़। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चों ये था क्वेश्चन, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा 2080। क्लियर है? जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया। तो इस तरीके से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।